हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं लेवल अप इन पास का आगे का एपिसोड। हम लोगों ने इस मानवा को बहुत ही लंबा समय तक छोड़ के रखा था, तो चलिए इसको एक लंबा सा रिकैप दे देते हैं और उसको उसका पूरा ग्रुप को मरवा देता है। और वहीं पे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो पास में रीइंकार्नेटेड होता है और सारा बंदा से बदला लेना स्टार्ट करता है। और ये ठान लेता है कि अपना जो मुनीम अलायंस हो उसको ये सब फालतू लीडर से हटाएगा और एकदम सही और राइटियस सेक्ट बनाएगा। इसी के लिए वो अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन करता है और बहुत ज्यादा पावरफुल बनने का जर्नी स्टार्ट कर देता है। तो चलिए अपना 93 एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ठीक गाइस, एपिसोड 93 के स्टार्टिंग में गेस्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा ग्रेटेस्ट थीप ये जो बुढ़ो है, ये बुढ़ो इस पूरे मुरीम वर्ल्ड का सबसे बड़ा चोर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट थीप। ये यहाँ पे बैठा रहता है गेस्ट हाउस में, आराम से सोच रहा होता है। बोलता है साला चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन कुछ ज्यादा ही नहीं है, मेरे को यहाँ पे बैठा के रखा है और कम से कम एक कप चाय के बारे में भी नहीं पूछा। ये जो मुनीम अलायंस के बंदे लोग हैं, ये बस मेरे को यूज करना चाहते हैं। इनमें से कोई भी मेरे को गेस्ट समझने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन तभी गेट के पीछे से नॉक आता है और एक आवाज आता है कि हमारे लीडर जी ने ऑर्डर दिया है आपको टी सर्व करने के लिए। जिस पर ये चोर भी मन में सोचता है, वाह, मैंने जितना सोचा था वो प्रिंसिपल को उतना ज्यादा कम्प्लीटली होपलेस तो नहीं है, चलो लेकर के आ जाओ अंदर चाय। यहाँ पे एक औरत आती है चाय का कप लेकर के, जिसको देखकर ग्रेटेस्ट थीफ बोलता है इसका जो अरोमा है, यानी कि इसका सेंट है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किस तरह का टी है ये? जिस पर वो लेडी बताती है ये दार्जिलिंग का टी है, जो कि वहीं पे उगाया जाता है। जहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट थीफ बोलता है सर दार्जिलिंग का ट्री है, ये तो बहुत ज्यादा गजब है। वो तो वॉर के टाइम भी सरवाइव करना स्टार्ट कर गया था। और उसको सुनता है, बोलता है ये तो गजब है। और यहाँ पे हमें उस लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कि उस चाय को लाया होता है। जिन लोगों को याद नहीं उनको मैं बता देता हूँ, ये वही लेडी है जो कि 100 मिलियन बुक पेविलियन को जलाई थी और पूरा अस्त व्यस्त कर दी थी बुक का। इसका नाम था मिस, तो इसका नाम था एल्डरडू। और यहाँ पे हमारे ग्रेटेस्ट उस चाय को सूंघ रहा होता है। और वापस से हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीडर जी बैठे हुए होते हैं और टैंग फैमिली का मेन हेड वहाँ पे अनाउंस कर रहा होता है कि ये हमारे मुनीम अलायंस के लीडर है, ये हमारे फॉर्मर पैट्रियार्च के सन है, और जो अभी जीगल फैमिली का करंट लीडर है उसका यंगर ब्रदर है। ये हमारे मुनीम अलायंस से ग्रेजुएट हुए, वो भी न्यू डिवीजन का फर्स्ट टॉप रैंकर बन करके। सबसे पहले ये हमारे मुनीम अलायंस में एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे। उनके पास बहुत ज्यादा एक्सेलेंस था मिलिट्री टेक्निक पे, और उनका मार्शल आर्ट्स का रिसर्च बहुत ज्यादा कम्प्लीटली एक्सेप्शनल था, जिस वजह से बाद में इनको फर्स्ट डिवीजन का एडवाइजरी ग्रैंड हॉल में लीडर का पोजीशन दिया जाता है। उसके बाद ये बहुत सारा अच्छा अच्छा वर्क करते हैं मुनीम अलायंस के लिए, जिसके बाद इनका प्रमोशन होते ही जा रहा होता, होते जा रहा, और होते होते इतना ज्यादा रैपिड प्रमोशन करने के बाद ये 40 साल के उम्र में ही लीडर बन गया पूरे मुनीम अलायंस का। लेकिन लीडर बनने के बाद हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था और जो एल्डर्स का एक्सपेक्टेशन था, उन पे ये खरा नहीं हुए, उनको फेल कर दिए। आज इसी के लिए इनको यहाँ पे बुलाया गया, जिसमें साइड से गेहूं बोलता है उनको एक पपेट लीडर के तौर पे रखा गया था, लेकिन वो पपेट के तौर पे काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वो एल्डर्स लोग इनको यहाँ पे खड़ा कर दिए। जहाँ पर आगे टैंग फैमिली के लीडर बताते हैं, यहाँ पे इन्होंने जितना भी रैंडम तरीके का एक्शन लिया, सबको इनको अपना जवाब देना पड़ेगा। और तब बगल से योसंग बोलता है, योसंग किसको याद नहीं, ये हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि इस पूरा मानवा का मेन कैरेक्टर है। योसंग पूछता है दमगुन से बाकी सब दौड़ का क्या ख्याल है, क्या हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते उन सब से भी? जिस पे दमगुन बोलता है यस, वो सारा एंट्रेंस सील कर दिया गया, जब तक हियरिंग खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता है। जिस पर योसंग मन में सोचता है पता नहीं, लेकिन मैं जब से उस लंबा स्वord वाला आदमी को नहीं दिखा तब से मेरे को एक ट्रेन सा फीलिंग हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों मेरे को फील हो रहा है। तब बगल से एक एल्डर खड़ी होती है और पूछती है अलायंस लीडर से कि तुमने फॉर्मर मुरीम अलायंस लीडर चियोन गीगा को एज अ मुरीम हेड यानी कि प्रिंसिपल जी का पोजीशन दे दिया, ये कैसा डिसीजन था? और उसके बावजूद ये डिसीजन तो हमारे बहुत सारे एल्डर्स के अपोजिट था ना। और उसके अलावा हमारे जो एल्डर्स लोगों ने रिकमेंड किया था कैंडिडेट सब, तुमने उन सबको रिजेक्ट कर दिया है, क्या तुम उसको एडमिट करते हो? जिस पर हमारे लीडर जी खड़े होकर बोलते हैं एल्डर्स लोगों ने जिन जिन नेम को रिकमेंड किया था, मैं उनका एबिलिटी को देख करके उनको जो पोजीशन सबसे ज्यादा सूट करता है, मैं उनको उस पोजीशन में दे दिया हूँ। और इसी तरह सिमिलरली जो हमारे एकेडमी का हेड का पोजीशन है उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, मुझको जो स्किल सही लगा वो मैंने दे दिया। मुझको एज ए लीडर सबसे ज्यादा सही रोल लगा हमारा क्योन गीगा एज ए प्रिंसिपल, इसलिए मैंने इनको ये रोल दे दिया है।
तब बगल से एक एल्डर खड़ा होता है, बोलता है क्या ये एक इशू नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग जानते हैं च्योन गीगा और तुम मास्टर और डिसाइपल हो। जिसपे च्योन गीगा यानी कि प्रिंसिपल जी उसको पीछे देखते हो, बोलते हैं ये तो एल्डर डैंग है जो कि सिचुआन तांग फैमिली का बंदा है। ये हमारे जैंग फैमिली यानी कि लीडर जी का फैमिली को क्यों डिसलाइक करता है। जब से लास्ट बार में वो जो मैरिज कैंसिल हुआ था सोसो और नॉर्मगोन का, तब से ये ऐसा ही बिहेव कर रहा है। और उसके अलावा इसका जो माइंडसेट है ये एकदम एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट मतलब होता है जो कि हद से ज्यादा ही उल्टा। तब आगे वही एल्डर डैंग बोलता है, जहाँ पे एल्डर डैंग आगे बोलता है क्योन गीगा इनके अलावा तुमने जो जिन्हो जो कि माउंट हुआ सेक्ट का एक बंदा है उसको तुम्हारा पर्सनल कनेक्शन के वजह से तुमने जिन्हो को हमारे मार्शल एकेडमी का चीफ एल्डर बना दिया है। ये तो ऐसा लग रहा है कि तुम खुद का अपना प्राइवेट फैक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो। और जहाँ तक हम लोगों को पता है प्राइवेट फैक्शन बनाना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है जो कि मुरिम अलायंस कोड में बोला गया है। सिंपल यहाँ पे मेजर क्राइम के बारे में बताया जाता है। जैसा कि सब जगह आईपीसी की धारा होती है वैसे यहाँ पे हमारा मुरिम अलायंस का एक कोड है जहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि खुद का प्राइवेट फैक्शन बनाना एकदम लीगल है। और उसके अलावा ये जो एल्डर है ये सब साबित करके एम कर रहे हैं ताकि एल्डर का पोजीशन वहां से हट जाए। और उसके अलावा ये जो एल्डर है ये ऐसा एम कर रहा है कि जो नेक्स्ट ग्रैंड एल्डर का पोजीशन है वो 5 ग्रेट अलायंस में इनको मिल जाए, ताकि इनका ये स्टेटमेंट का वॉइस है। जहाँ पे पीछे से अल बोंगदे बोलता है। अल बोंगदे जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, ये पास्ट टाइप में हेवनली डीमन था जिसके पास सबसे ज्यादा पावर था। और इस लैब में ये हमारा यूसन का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड में से एक है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अल बोंगदे पीछे से बोलता है ये तो बहुत रिडिकुलस बात है, जिस पर हमारा यूसन बताता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि देख सके कि अलायंस लीडर का लाइफ को खतरा ना हो और आगे अलायंस लीडर खुद ही संभाल लेंगे। तब आगे अलायंस लीडर बोलते हैं सबसे पहले तुम लोगों ने मेरे को बोला मैं बहुत ज्यादा अत्याचारी हूँ, अपना मन मर्जी करता हूँ, और अब तुम लोग मेरे को बोल रहे हो कि मैं बहुत ही बड़ा मेजर क्राइम किया हूँ। तब वही बंदा बोलता है प्राइवेट फैक्शन बनाना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा क्राइम है और खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी तुम यहाँ पे बना रहा है जो कि हमारा मुरिम अलायंस का कोड को वायलेट करता है। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस और डेंजरस चैलेंज है पूरे मुरीम के लिए। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? जिस पर हमारा लीडर जी बोलता है यस तुम एकदम सही कह रहे हो। अगर सही में कोई मुरीम अलायंस को प्राइवेटाइज कर रहा है तो ये पूरा मुरीम के लिए खतरा है, और अगर ऐसा है तो उसको सबसे पहले उसको उस पोजीशन से हटाना सबसे सही रहेगा। जैसे ये सुनता है सारा बंदा एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है क्या अलायंस लीडर क्या अपना क्राइम को एक्सेप्ट कर रहे हैं? इतना आसानी से मेरे को लगा इतना जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। ये देख के ग्यू बोलता है क्या लेकिन इतना जल्दी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तभी पीछे से ऑल बोंग ने बताता है चिंता मत करो, देखो अलायंस लीडर स्माइल कर रहे हैं। जिस पर योसन बोलता है यस मैंने भी देखा है इनको, और वैसे भी अलायंस लीडर ऐसा बंदा है जो कि इतना आसानी से गिव अप तो नहीं करने वाला। तब आगे अलायंस लीडर बोलते हैं सबसे पहली बात जो मुरीम एकेडमी का हेड का जो अपॉइंटमेंट था वो ज्यादा अपोजिशन ना होने की वजह से वो डिमिनिश नहीं हो पाया, खारिज नहीं हो पाया, इसलिए वो वैलिड माना जाएगा। और उसके अलावा और वो डिमिनिश नहीं हो पाया। और उसके अलावा जो हमारे फॉर्मर अलायंस लीडर है चियोन गीगा, जिसको मैं अभी का प्रिंसिपल जी बोलता है, क्या उनके पास कोई भी डिस्क्वालिफाइंग फ्लोज है? क्या आप लोगों को कुछ दिख रहा है? काउंसिल ऑफ एल्डर सिंपली एक्सरसाइज कर सकते थे अपना वीटो पावर को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और उसके अलावा इस क्वेश्चन को उस टाइम क्यों नहीं राइज किया गया था जब हमारे प्रिंसिपल जी अपना पोजीशन में आए थे? इस क्वेश्चन को अभी क्यों ही राइज किया जा रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बुद्धा मास्टर। और यहाँ पे डिबेट में क्या होता है कि एक बंदा अटैक करता है, दूसरा बंदा डिफेंड करता है। दूसरा बंदा जब अटैक करता है तो पहला बंदा को डिफेंड करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा लीडर जी डिफेंड कर लिया, अब इनका रोल है अटैक करने का, और यहाँ पे हमारे काउंसिल ऑफ एल्डर्स उसको डिफेंड करेंगे। तब बुद्धा मास्टर बताते हैं यस जो तो आपको पूछना है वो पूछ सकते हो। अगर अलायंस लीडर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं सारा क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। तब अलायंस लीडर बोलते हैं ठीक है मैं उस पीछे नहीं हटूंगा। अगर अलायंस और कॉमरेड्स को फैक्शन बोलना एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 9 ग्रेट सेक्ट और 5 ग्रेट क्लैंस है वो बिगेस्ट फैक्शन है मुरीम अलायंस का। वो यहाँ पे फैक्शन सबसे स्टार्टिंग से बनाया गया है, वो अपना फैक्शन मुरीम का बिगनिंग से बनाए हुए है, और बाकी जो स्मॉल सेक्ट और क्लैंस है सबको ऑपरेस्ट कर रहे हैं और पूरे मुरीम अलायंस को अपने मुताबिक कंट्रोल कर रहे हैं। क्या मैं ऐसा सही नहीं बोल रहा हूँ? जैसे ही सुनता है हमारा प्रिंसिपल जी एक आंख मार के स्माइल कर रहा होता है, तब हमारा बुद्धा मास्टर सीरियस होकर उसको देख रहा होता है। तब बगल से वाइस प्रिंसिपल चिल्ला के बोलता है क्या तुम क्या कहना क्या चाहते हो इस बारे में? जिसपे लीडर जी बोलते हैं क्या आप लोग इसको डिनाई करना चाहते हो? यहाँ पे देखिए अपने आसपास देखिए, यहाँ पे सारे बंदे जो 9 ग्रेट सेक्ट और 5 ग्रेट क्लैंस के बंदे आए, कोई भी स्मॉल फ्रैक्शन और स्मॉल सेक्ट का बंदा नहीं आया है, जबकि वो सब भी हमारे मुरीम अलायंस के पार्ट है।
तब आगे पार्टिसिपेंट से बोलते हैं क्योंकि जो हम लोग जो है वो राइटफुल इंडिविजुअल और हम लोग को अलाउ किया गया है इस प्लेस में, जिसपे हमारे लीडर जी आगे बोलते हैं यस एग्जैक्टली मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप लोग राइटफुल पर्सन है जिस वजह से आपको मुनीम एकेडमी का हेड के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। सेम ही ऐसा केस में जो मेरे मास्टर यानी कि जो चियोन गीगा है वो एकदम राइटफुल पर्सन है इस पोजीशन के लिए, इसलिए मैंने उनको परफेक्टली फिट पोजीशन में रखा था। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? ये जैसे सुनता सारा बंदा शांत हो जाता है। यूसंग भी एकदम स्माइल करता बोलता है एकदम राइट बोल रहे हैं आप, जैसा मैंने आपके बारे में सोचा था आप सिंपली वैसा ही हो। यहाँ पे ग्यू भी स्माइल मारता बोलता वाह क्या पॉइंट बोले हो, सब लोग खुश हो जाता है। यहाँ पे ऑल बॉन्ग बोलता है अगर मैं वहां पे रहता तो मैं भी सेम ही चीज बोलता। और यहाँ से क्लियरली हम लोगों को पता चल गया कि एल्डर ऑफ काउंसिल फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग से कुछ भी निकाल नहीं पाए हैं और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसिल लगभग खत्म होने वाला है। और उसी टाइम पे दूसरा जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेटेस्ट थिप उस चाय को सूंघ रहा होता है, बोलता है कि लो इसको सबसे पहले तुम पियो। जहाँ पे एल्डर डू उसको देखती है, बोलते है क्या हो गया, जो जिस पर हमारा बुढ़ऊ थीप बोलता है मेरे को स्ट्रेंज लग रहा है, चाहे मैं कितना बार इसको क्यों नहीं देखूं, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे आता था तो प्रिंसिपल जी जो है यानी कि चियोन गीगा वो मेरे को हमेशा अल्कोहल प्रोवाइड करवाते थे और उसके अलावा वो तुम्हारा ऐसा यंग और ब्यूटीफुल वुमन को मेरे पास भेजेंगे, वो भी अकेले, वो भी चाय लेके, ये तो मेरे को बहुत ज्यादा अलग लग रहा है देखने में। तब एल्डर डू उस चाय का प्याली को लेती है और बोलते लगता है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बचा है, मैं बिना हेजिटेशन का इसको पी लेती हूँ, और एक सिप में ही पूरा चाय पी लेती है। बुढ़ो देख के भी परेशान हो जाता, बोलता है व्हाट अ क्वाइट बोल्ड लेडी, तुम तो एक ही बार में पूरा चाय पी लियो। और यहाँ पे बोलते हैं ठीक आप मेरे को भी दो। यहाँ पे हमारा एल्डर डू उसको वापस एक टी सर्व कर रही होती है जिसमें ये जैसे चाय पीता है उसको बहुत ज्यादा अलग फील होता है और सारा चीज को धुंधला धुंधला दिखने लगता है। वो बोलता है क्या तुमने पोजन इसमें मिलाया लेकिन मेरे को कुछ भी फील कैसे नहीं हुआ, और ये तुमने मिलाया कब? जिस पे हमारा एल्डर डू बताती है ये रीजन है मैं एक आउटसाइडर हूँ जो कि अपना फैमिली का मदद से यहाँ पे आई हूँ और मेरे पास बहुत ज्यादा टेक्निक था जिस वजह से मैं इतना ऊपर तक बढ़ी थी मुड़ी में लाइन्स। और उसके अलावा ये जो टेक्निक है ये मेरा फैमिली का टेक्निक है जो कि स्पोर्ट्स से आया है। जैसे ये सुनता है बोलता है क्या फैमिली का टेक्निक है जो कि पोइट्री है, आर्ट ऑफ पोइट्री क्या हो सकता है ये, तब इसको ध्यान आता है कि जो टी पोट होता है वो भी बहुत तरह का बन सकता है। ये टी पोट एक ऐसा टी पोट है जिसमें दो कंपार्टमेंट होता है, एक में नॉर्मल टी रखा जाता है और एक में पॉइजन रखा जाता है। जब कोई आदमी ऊपर से इसको दबा करके चाय देता है तो वैक्यूम के वजह से वो जो पॉइजन है वो नीचे नहीं आता, बस नॉर्मल टी नीचे आता है। लेकिन जब दूसरा राउंड में कोई उस टी पोट से नॉर्मली टी देता है तो पॉइजन और चाय दोनों मिक्स होकर के आता है। तो फर्स्ट राउंड में तो मेरे को नॉर्मल टी दी थी लेकिन दूसरा राउंड में ये मेरे को दोनों मिला करके दी थी। मैं इतना सिंपल सा ट्रिक में कैसे फंस सकता हूँ, मैं अगर इतना छोटा सा चाइल्डिश ट्रिक में फंस गया तो मैं ग्रेटेस्ट ट्रिक कैसे बन सकता हूँ, यही सोच सोच के वहां पे वो बेहोश हो जाता है। और अपना इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा।